हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक आप अपना बोर्ड का प्रिपरेशन जो है बहुत 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 अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी कन्फ्यूज़न में पड़े होंगे, क्योंकि ना तो उनका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हुआ है और ना ही उनको समझ में आ रहा है कि मैं अब कहाँ से शुरू करूं और कैसे स्टार्ट करूं, ताकि इतने कम दिनों में ओवरऑल पूरे टॉपिक पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर कर सकूं। तो आप सभी उन विद्यार्थियों को जिनका सिलेबस कंप्लीट है या अच्छे ढंग से एक अच्छे तरीके से उनका प्रिपरेशन चल रहा है, या उन विद्यार्थियों को मैं कहूँ जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत करके पढ़ा है यानी कि अच्छे से नहीं पढ़ पाया है, उनको समझ में अब नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और एक बात मैं जैसे आपको बताया हूँ कि मेरा जो ये YouTube चैनल है शिक्षा हब, ये मैं ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ बच्चों को। जैसे कि आपका CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वाराणसी में है, जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थ्रू चलता है, उसी का सब पार्ट है। उसका मैं जो एंट्रेंस होता है उसके लिए मैं बच्चों को प्रिपेयर करता हूँ। इस ईयर 2023 में हमारे अच्छे खासे स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं एंट्रेंस को और सिलेक्शन उनका हुआ है। तो जैसे कि मैं क्लास 9th के लिए और 11th के लिए मैं बच्चों को प्रिपेयर करता हूँ, तो उसी में से कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका ये बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर मैं अभी 10th में हूँ और 11th के लिए मैं आपके पास CHS प्रिपेयर कर रहा हूँ, CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो उनका कहना है कि सर आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कराओ हम लोगों को, उनकी ये डिमांड थी। तो देखिए, एक टीचर के लिए उनके स्टूडेंट का डिमांड पूरा करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। तो आप बच्चों का ये डिमांड था, तो मैं आज आपके डिमांड को पूरा कर रहा हूँ। तो मैं ओवरऑल एक बात कह दूँ कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको हिंदी। क्या चीज़ पढ़ाऊँगा बाबू? मैं आपको आज पढ़ाऊँगा हिंदी। आप पढ़ेंगे आज हमसे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? एकदम ध्यान से देखिए, हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, जो आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? हिंदी जो होता है कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एक बात मैं बता दूं कि ये जो आपका क्लास है एकदम क्रैश कोर्स की तरह है, ठीक है? कैप्सूल कोर्स मान सकते हो, ठीक है? जैसे कि लास्ट में जो है अगर आपके अंदर विटामिन की कमी है, तो अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और तब भी आपके अंदर विटामिन और वह एनर्जी नहीं आ रहा है और आपका बॉडी खड़ा होकर के कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रही है, तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है? डॉक्टर की सलाह से कैप्सूल मेडिसिन के रूप में लेना पड़ता है। तो बस वही आपका ये जो भी मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा, ऑल ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का लेक्चर मैं अभी से लेकर के आपकी एग्ज़ाम कि 1 मंथ पहले तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, कि मेरा गारंटी है। तो वही चीज़ें जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसे वही काम करेगा जैसे कि आप हर तरह से थक गए हैं और आप जो है उसके लिए समर्थ नहीं हैं, तो ये हमारा लेक्चर को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये सीरीज जो है लगातार चलेंगी और इसको आप अटेंड करके देखना। एक लेक्चर नहीं, 2-3 लेक्चर अटेंड करना और चौथा लेक्चर आप खुद डिसाइड करना कि शिक्षा हब पे जो लेक्चर आ रहा है उसे मुझे देखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ठीक है? तो चलिए पहले मैं तो डायरेक्ट मूव करता हूँ हिंदी में। आपको मालूम है कि इसमें
एक गोधुली है और एक और वर्णिका बुक है। इन दोनों बुक को आपको पढ़ना है, ठीक है, नो टेंशन। वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। रहा बात व्याकरण का, तो व्याकरण भी आपका यहाँ कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को ओवरऑल समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी कुछ चेक कर रहा था, इसलिए ये देखने को आपको मिल रहा है। डियर, एक बात यहाँ से देखो आप लोग, इसमें जो टॉपिक है हम लोग आज पढ़ेंगे जाति प्रथा श्रम विभाजन, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके द्वारा लिखित एक निबंध है। देखिए, हम आपसे बता देते हैं कि हर एक चैप्टर से लेखक के बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले हम लोग लेखक परिचय, यानी कि हम आपसे एक बात कह रहे हैं, ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा। अगर आप कोई कृति यानी कि कोई कार्य करते हैं, ठीक है, आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के बारे में आपका वर्णन किया गया है किसी बुक में, ठीक है, आप किसी चीज़ की रचना करते हैं और उसके बारे में वह रचना जो है प्रकाशित हो रही है किसी बुक में, तो उससे पहले ये बात तो जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि आप हैं कौन, क्या आप हैं कौन, और आप जो ये रचना जो प्रकाशित हुआ है आपका या आप किए हैं, तो फिर आप उस रचना के लिखने योग्य हैं। आपकी योग्यता क्या है, आपकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे तो जाननी होगी ना, क्योंकि आप इतने मतलब आपकी रचना को पढ़ा जा रहा है, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जानना हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो पहला लाइन देखेंगे, यहाँ देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 91 को हुआ था। एक सिंपली आप याद रखिएगा कि इनका बर्थडे जो है, क्या है, बर्थडे जो हुआ था 14 अप्रैल को हुआ था। अब 14 फरवरी जो था वो क्या है, वैलेंटाइन डे है। मात्र उसके 2 महीने ऐड कर देंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बर्थडे आ जाएगा। ऐसे तो याद रहेगा ना, 1891 आप एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब ऐसे आपको अपना स्टडी प्लानिंग करना होगा। अगर आप इस तरीके से की पॉइंट्स के थ्रू अगर चीज़ों को याद नहीं रखते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि अब वह टाइम नहीं बचा है कि आप अच्छे से आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर सके। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा करूँगा। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि मैं हर एक चीज़ आपको याद कराकर जाने दूंगा इस क्लासेस से, ठीक है। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहीं कहीं पे मिहू भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे महू भी देखने को मिलता है, बट उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों एक ही नाम है, एक ही जगह का नाम है, ओके, ठीक है। तो मध्य प्रदेश MP। अब मध्य प्रदेश आपको याद है कि अभी बाबा बागेश्वर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड करते रहो कुछ की पॉइंट से और सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बैठाने का कोशिश करो। मैं बैठाने का पूरा कोशिश करूँगा। दलित परिवार आप समझ रहे हो ना, एकदम छोटे, एकदम, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, एकदम छोटे जाति। मैं अपना खुद का एक चीज़ बताऊं, मैं आज तक ये मानता ही नहीं हूँ कि कौन बड़ा जात होता है और कौन छोटा जाति का होता है। मैं ये जाति को मानता ही नहीं कि कौन से लोग बड़े जाति के हैं और कौन से छोटे जाति के हैं। हमको ये सुनकर बहुत घृणा होता है कि लोग कहते हैं ना, ये बाबू साहब आ गए हैं। कौन सी क्या बाबू साहब भाई, कौन सी क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमको अच्छा नहीं लगता है और इसी के विरोध जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ये दलित परिवार के थे, यानी कि बहुत छोटे जाति के थे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो मानव मुक्ति के पुरोधा, ठीक है, बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित, पठित आप समझते हो ना,
पढ़ना, ठीक है, पठित, ठीक है। तो ये सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा जैसे कि आप प्राथमिक शिक्षा अभी ग्रहण कर रहे हैं पहली से लेकर के 8वीं 9वीं 10वीं तक, ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा आपको याद रखिएगा कि यह एक दलित परिवार से थे, तो इनका प्राथमिक शिक्षा अपने स्थानीय निवास के निजी स्कूलों के द्वारा ही इनका हुआ था, जो कि इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है, ठीक है। इनका निजी जो स्कूल है, निजी स्कूलिंग जो है, स्थानीय स्कूलिंग है, अपने यहाँ से ही हुआ था इनका प्राथमिक शिक्षा। जब ये प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो ये न्यूयॉर्क जाते हैं। कहाँ पे? न्यूयॉर्क जाते हैं। और ये न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क जो है कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। किनके द्वारा? उस समय जो है आपको याद रखिएगा राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय जो है बाबू। ये लोकतांत्रिक सरकारें हमारे भारत में नहीं थी। जैसे कि मुझे उम्मीद है कि हिस्ट्री में आप कभी कभी ये सुनने होंगे, पढ़े भी होंगे, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें आप सुने होंगे, जान रहे होंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो ये राजा महाराजाओं का कालखंड था, यानी कि प्रजातंत्र था। क्या था? प्रजातंत्र था, ठीक है। तो उस समय बड़ौदा के नरेश थे, बड़ौदा नरेश थे, उनके प्रोत्साहन, यानी कि देखिए जब समाज में एक होनहार बच्चा निखरता है ना, तो उसकी सहायता के लिए बड़े बड़े लोग अगर अच्छे होंगे, अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार के होंगे, कि अगर कोई बच्चा आगे निकल रहा है, निखर रहा है, तो उसे और निखरने का मौका दिया जाए, ताकि वह निखर करके एक अच्छे तरीके से चमकना आरंभ कर दे, ठीक है। हीरे को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सोने को चमकने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सोने को तपना पड़ता है, चोट सहनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ना कहीं वह एक अच्छे आकार के रूप धारण करता है और अपने आप पे एक चमक उभार लाता है। तो यही है। तो ये नरेश जो हैं इसको प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है, कि तुम अगर आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो उसमें मेरी सहायता रहेगी, तुम जाओ और पढ़ो। तो ये न्यूयॉर्क जाते हैं और अमेरिका पढ़ते हैं। प्यारी एक बात ध्यान रखना, मैं जो ये कथा कहानी आपको बता रहा हूँ, बस इसका रीज़न मेरा ये नहीं है कि हमारा वीडियो का लेंथ बड़ा हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं आपको इतने अच्छे से समझा सकूं कि आगे की क्वेश्चन आप खुद जो है लिख लो, और जो भी क्वेश्चन बने एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, आप याद रखिएगा, लेक्चर अटेंड करने के बाद एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि आपसे गलत हो जाए, अगर ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लेक्चर को देख रहे हैं तो। आगे की क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, बट आप हमसे पहले क्वेश्चंस अपने मस्तिष्क में जो है फ्रेम कर लेंगे, ठीक है, फ्रेम कर लेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है तो ये कहना क्या चाह रहा है और हमको इसमें लिखना क्या है। आपके मस्तिष्क में मेरे बताने से पहले आपके मस्तिष्क में क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएगा। प्यारे, मैं आपको इसमें ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे फ्रेमिंग किया जाता है और कैसे लेखन की प्रक्रिया को जो है सीखा जाता है, यानी कि लेखन क्रिया किया जाता है। कि आंसर राइटिंग एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आंसर राइटिंग और क्वेश्चंस फ्रेमिंग करने जिसको आ गया वही सबसे वीर योद्धा है एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, तो चलो ये सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लो। अब आप मेरे पास हो, मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, ठीक है, पास तो नहीं। बस आइए टॉपिक पे। अमेरिका के बाद वहाँ से फिर ये लंदन जाते हैं, लंदन वहीं इंग्लैंड, ठीक है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक, ठीक है, वाङ्मयन, ठीक है, अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किया, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है, मौलिक ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसा
ठीक है, याद रखना। इतिहास क्या है? सब्जेक्ट है। मीमांसा, इतिहास, मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री। प्यारे यह एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं, याद रखना डियर, यह एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं, इन्हीं की लिखित रचना से निकला यह आरबीआई बैंक, इन्हीं का देन है ये आरबीआई बैंक, याद रखिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमारे भारत के लिए इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा योगदान है कि जिसकी व्याख्या हम ना ही किए हैं अभी तक, ना ही कर पाएंगे। संभवतः मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पढ़े होंगे तो जान रहे हैं, नहीं तो आज तो आप इनके बारे में जान लेंगे कि क्या है हमारे लिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, समाज शास्त्री, ठीक है, समाज शास्त्री, शिक्षणविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। इतने विद्वान व्यक्ति हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। डियर, आज के लोग, मतलब कि अभी फिलहाल मैं कहूँ या आप भी आगे चल कर के, हम लोग पीएचडी करते हैं या आगे आपको ग्रेजुएशन करते हैं तो मात्र मिनिमम 1 सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी की पाठन क्रिया करने में, पढ़ने में, स्टडी करने में हमारे ऊपर विपत्ति आन पड़ती है। हमें लगता है कि यार इतनी बड़ी बुक, इतनी बड़ी सिलेबस कैसे कवर करें, और इतना कम उम्र में हमारे बाबा साहब वकालत भी किए हैं और इतने बड़े विद्वान भी निकल कर आए हैं। सबसे बड़ी बात है अर्थशास्त्री। आज के समय में डियर, आप अपने बड़े भाई से पूछना कि भैया अगर आपको ग्रेजुएशन करने के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिया जाए क्या आप लोगे? मैं बता दूं कि आप 10 लोगों में से पूछोगे ना तो मिनिमम आपसे 1 से 2 लोग एक्सेप्ट करेंगे कि मैं ले लूँगा, और लेने के बाद भी वो लोग कहेंगे कि कहाँ से मैं लिया। जो कि मैं प्यारे अभी मैं कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी अपनी एक इच्छा थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना, ठीक है। आइए अगले लाइन के ऊपर हम चलते हैं। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया। स्वदेश, स्व मतलब होता है अपना, देश मतलब तो आप तो जानते हो, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, अरे यार ठीक है, ये सारी चीज़ें। खैर मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत छोड़ो हटाओ। तो स्वदेश, अपने भारत में इन्होंने कुछ समय तक वकालत भी किया है। अब बताओ, वकालत भी इन्होंने किया है। पहले तो शायद नहीं, अब जो है बीए एलएलबी कंबाइंड रूप से आपको प्रोवाइड किया जाता है कोर्स। पहले आपको अलग अलग करने पड़ती थी ये सारी चीज़ें। इंग्लैंड में मुझे ऐसा लगता है, और यही सत्य है, कि इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही गए थे। आगे की लाइन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा देखिए, ध्यान देते हैं। समाज और राजनीतिक में बेहतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। देखिए आया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो है, क्या आया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो है ये क्या आता है, इनकी कार्य। बाबा साहब भीमराव इन सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद, अपने अध्ययन की क्रिया पूर्ण करने के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कहाँ बढ़ते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? वहीं अछूत, छुआछूत की प्रक्रिया, कि ये छोटे जाति के लोग हैं, हमें छू देंगे तो आखिर मुझे क्यों छुआ तुम? मैं बड़ा जाति का हूँ, मैं बड़े लोग हूँ, तुम छोटे जाति के लोग हो, तुम छोटे लोग हो, मेरे सामने तुम चप्पल पहनने की साहस क्यों किया? स्त्रियों और पुरुषों में आगे चलकर भेदभाव उत्पन्न हुआ। आखिर ये भेदभाव क्यों? क्या स्त्रियां मनुष्य नहीं है? क्या स्त्रियों के अंदर क्या कोई फीलिंग नहीं है? क्या कोई भावना नहीं है कि उनके भावना को ठेस पहुंचाया जाता था? इसके लिए मजदूर वर्ग के जो लोग थे उनसे अनलिमिटेड टाइम, कोई लिमिट टाइम नहीं था मजदूरी का, उनसे मजदूरी कराना और एकदम उस हिसाब से उनको मजदूरी भी नहीं देना। ये सारी चीज़ें जो है
बाबा साहब भीमराव ने अपने समाज में देखा। आखिर बाबा साहब भीमराव के अंदर क्या चूल मची थी? मेरे प्यारे, अगर ये शब्द अगर गलत होगा तो मुझे क्षमा करना। मतलब क्या ऐसा हुआ था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन चीज़ों में पड़े और इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा जो व्याकुल थे, उग्र थे? तो सीधा सीधा मैं आपको जवाब दूं कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बचपन में जब थे और उनकी इच्छा थी कि मैं शिक्षण कार्य पूरा करूं, मतलब ग्रहण करूं, शिक्षा ग्रहण करूं, यानी कि स्टडी करूं, ठीक है, पढ़ाई करूं। लेकिन बाबू जानते हैं क्या होता है डियर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं एक दलित परिवार के थे, नीच जाति के थे, ऐसा माना जाता था समाज में, मैं नहीं मानता। तो इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता था। ये जिस क्लासरूम में, जिस वर्ग में प्रवेश करते थे पढ़ने के लिए, उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो बाहर निकलकर चले आते थे। शिक्षक महोदय यहाँ तक कि बाहर निकलकर चले आते थे। क्यों? क्योंकि ये छोटे जाति का है यार, ये क्यों पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, मेरे शरीर को टच करेगा, मैं इसको टच करूँगा, ये क्यों? तुम नहीं पढ़ सकते हो। अगर तुम पढ़ोगे, तुम शिक्षित हो जाओगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो वो जो कचरा उठाने का कार्य है, कूड़ा बीगने का कार्य है, नाली साफ करने की कार्य है, वह कौन करेगा? इस प्रकार की भावनाएं जो थी वो समाज में उत्पन्न थी उस टाइम। और ये इन सभी समस्याओं को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महोदय जो हैं ये फेस कर रहे थे अपने बचपन के समय में। एक कहानी मैं बताता हूँ। ये कहानी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे चला जाऊँ, इसी से रिलेटेड है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूलिंग कर रहे थे, स्कूल में गए थे, तो शिक्षक महोदय इनको कहते हैं कि तुम तो पढ़ नहीं सकते हो। उन्हें जो है शिक्षक महोदय जो है झाड़ू लगाने के लिए सौंपते हैं कि तुम जाओ स्कूल की सफाई करो। उसी समय जांच करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि आगे चलकर आपका भी इच्छा होगा कि मैं डीएम बनूं, कलेक्टर बनूं। कलेक्टर बाबू ये है ना, आप किसी व्यक्ति को बाबू साहब तुम कहो जाति के आधार पे, तो भाई साहब मुझे तो ये पचेगा नहीं। कलेक्टर बाबू कह सकती हो क्योंकि वो शिक्षा के सीढ़ियों पे चढ़ कर के उस पद को प्राप्त किया है, तो उसके लिए वह अधिकारी है, उससे वो मिलना चाहिए। तो कलेक्टर साहब आते हैं और जांच की प्रक्रिया को देखते हैं, जांच करते हैं। वो पूछते हैं, स्कूल के क्लासरूम में आते हैं और बच्चों से 4-5 क्वेश्चन करते हैं। और किए हुए उन 4-5 क्वेश्चनों को जो है कोई भी बच्चा जवाब नहीं देता है। तो डीएम साहब जो हैं, कलेक्टर साहब, वो इस पे आ जाते हैं कि हम सभी शिक्षकों को जो है क्या करेंगे, निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, यानी कि आप जो है शिक्षण कार्य से हट जाइए। क्योंकि आप जब शिक्षक हैं और अपने शिक्षण कार्य को ही पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर शिक्षा प्रदान ही नहीं कर रहे हैं, बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं, तो आपको सरकार फ्री में तनख्वाह तो नहीं देगी ना। तो होता यूं है कि जब ये आ जाते इस पे, तो झाड़ू लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गेट पे आते हैं और कहते हैं कि सर, मैं आप जो भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, आपको एक के क्वेश्चन का सही उत्तर मैं आपको दूंगा। डीएम साहब कहते हैं कि स्कूल के क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे बच्चे जब इस बात का जवाब नहीं दिए, तो तुम झाड़ू लगाने वाले इसका जवाब दोगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंदर एक विनम्रता थी, बहुत ज़्यादा विनम्रता थी। और आप सुने हैं ना, विनम्र ददाति विद्या, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर विनम्रता होती है ना, जिसके अंदर विनम्रता होती है उसी के अंदर जो है माँ सरस्वती की वास होती है।
तो आप लोग भी अपने अंदर एक विनम्रता की जो भाव है ना उसको उत्पन्न कीजिए। तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक जवाब देते हैं बाबा साहब कि हाँ मैं आपको उत्तर दूंगा, वो भी सही सही उत्तर दूंगा। और जो भी क्वेश्चन करते हैं वो बाबा साहब सही रूप से उसका आंसर जो है, सही रूप से उसका उत्तर जो है डीएम को यानी कि जांच करने वाले अधिकारी को देते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे डीएम साहब को रखा हूँ। वैसे भी डीएम साहब भी जाते हैं जांच की प्रक्रिया में, इस डीएम साहब भी आते हैं। इन लोगों का तो पूरा जिला ही है। तो जब ये बता देते हैं तो टीचर डीएम साहब एकदम चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ। फिर डीएम साहब पूछते हैं कि आखिर तुम जब क्लासरूम में नहीं हो तो इन सभी क्वेश्चन का उत्तर तुम दिए तो दिए कैसे सही, या तो तुम्हें यहाँ पे रखा गया है कि तुम आंसर करना सिखा करके, या क्या है। तो फिर अच्छे और सरल तरीके से आंसर करते हैं बाबा साहब हमारे कि सर जब मैं झाड़ू लगाता हूँ ना, और सर जब पढ़ा रहे होते हैं तो मैं गेट से गुजरता हूँ झाड़ू लगाते हुए, तो मैं इन सभी क्वेश्चन का प्रश्नों का उत्तर मैं सुनता हूँ सर जो पढ़ा रहे होते हैं और मुझे याद हो जाता है। देखिए क्या ये वही शिक्षक हैं आज के बच्चों के लिए। अगर शिक्षक 2 डंडे मार देना तो उनसे बदला लेने के लिए वह इंतज़ार करेगा कि सर आज तो आपका टाइम है, हमारा भी टाइम तो आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या करेंगे उस टाइम बच्चे? मास्टर साहब से खेल जाएंगे कि मास्टर साहब आप हमको मारे हैं ना, अब देखिए हम आपसे बदला कैसे लेते हैं। लेकिन बाबा साहब से सीखने का यही मिल रहा है कि नहीं, शिक्षक शिक्षक होते हैं, वो कुछ भी करें हैं तो आपके गुरु। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो आपका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, तो ये रही बातें। तो इस तरीके से बाबा साहब देते हैं और उस दिन से जो है बाबा साहब को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए जो है सुविधा दिया जाता है। बाबा साहब से तो यहाँ तक भेदभाव किया गया है कि बाबा साहब जब क्लास पे बैठे होते थे तो एकदम बहुत पीछे बैठते थे, जहाँ से उनको बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें एकदम छोटी छोटी दिखाई देती थी। बाबा साहब को जब पनिशमेंट देते थे टीचर तो बहुत बड़ी डंडे से देते थे ताकि उनसे उसकी अटैच ना हो जाए, और बाबा साहब को चोट भी नहीं लगता था। और बाबा साहब तो पनिशमेंट के लिए बने ही नहीं थे भाई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की जो है बैकग्राउंड रहा बाबा साहब का। इस घटनाओं से बाबा साहब जो है मतलब फेस किए हैं इन सभी चीज़ों को, इसलिए बाबा साहब जो है इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए निर्णय लेते हैं और इसीलिए इतना शिक्षित बनते हैं। चलिए, उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। यानी कि आपको बता दें कि आप जो हैं अभी के समय में क्या कहते हैं कि मैं फ़ैन हूँ किसका? सलमान खान का मैं फ़ैन हूँ। किसका फ़ैन है? आप पूछोगे किसका फ़ैन है? मैं दीपिका पादुकोण का फ़ैन हूँ। किसका फ़ैन हूँ? मैं कैटरीना कैफ का फ़ैन हूँ। मैं जैकलीन का फ़ैन हूँ। क्या सिखाएगा वो तुमको? क्या सिखाएगा वो तुमको? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मेरा फेस नहीं दिख रहा है बट कोई बात नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैकलीन क्या सिखाएगी आपको? आप उसके फ़ैन हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैटरीना कैफ क्या फ़ैन है? आप उससे क्या प्रेरित हैं? आप उससे किस चीज़ से प्रेरित हैं कि आप उनके फ़ैन बन गए हैं, उनके फैंस हैं आप? बताइए, कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा। वहीं छोटे छोटे कपड़े देखना, वहीं सारी चीज़ें ना, उससे आपके स्वभाव में, क्या आप सलमान खान को देखकर उनके फैंस बनकर, कैटरीना कैफ, दीपिका, रणवीर सिंह को देखकर क्या आपके अंदर कभी भी विनम्रता नाम की चीज़ें अंदर आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। तो क्या फ़ायदा है किसी का फ़ैन बनने का? बनना है तो सीखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से। तो इसीलिए इन लोगों का फ़ैन बनना छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ, बुरा लगे तो सॉरी, क्षमा कीजिएगा मुझे। तो बाबा साहब के प्रेरक व्यक्ति जो रहे हैं, बुद्ध रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है, वही गौतम बुद्ध जिनका
वर्णन जो है आप जाएंगे तो राजगीर में देखने को मिलेगा, बोध गया में देखने को मिलेगा, वैशाली में मिलेगा, केसरिया का बौद्ध स्तूप बिहार में जो है वो देखने को मिलता है। वहीं भगवान गौतम बुद्ध, कबीर के दोहे, वहीं कबीर जो काले हैं, कलूठे हैं, मैं नहीं कह रहा बात प्यारे, ठीक है, जिन्होंने ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये कहानी हो या कुछ भी, वहीं कबीर हैं ये, जिनकी बीवी बहुत 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 सुंदर थी। जब कबीर की टॉपिक आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये अपने पत्नी को पाने के लिए इतना ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं कि कोई हद हिसाब नहीं। तो आपको भी कैटरीना कैफ से अच्छी मिल जाएगी, बस कबीर की तरह विद्वान तो बन जाइए आप। कबीर की तरह नहीं तो कम से कम कबीर के जैसा कॉपी तो कर लीजिए अपने लाइफ में। ज्योतिबा फूले, ये 3 व्यक्ति जो हैं इनके प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा साहब का इन चारों में से, यानी कि निम्नलिखित चारों में से कौन ऐसा व्यक्ति हैं जो प्रेरक नहीं है, तो ये तीनों नाम दिया रहेगा और एक नाम दे दिया जाएगा सूरदास या रहीम। अब राम रहीम नहीं, रहीम। तो वहीं जो ये 3 को छोड़ करके जो ऑप्शन चूज करोगे राइट आंसर। ओके, बाकी मैं सब चीज़ें सिखाऊंगा, एलिमिनेट करना। नया नाम सुन रहे होंगे ना कि ये एलिमिनेशन क्या है, अक्सर ज़्यादा ये बड़े बड़े एग्जामों में यूज़ किए जाती हैं इस मेथड को। ओके, बाकी मैं टॉपिक कवर करूँ पहले, ठीक है। आगे चलिए अगले लाइन की ओर। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब, आपको तो ये बताने की हमें तो आवश्यकता नहीं है कि यही हमारे बाबा साहब हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। देखिए, संविधान निर्माण में बहुत लोगों का हाथ है, मतलब योगदान है। आज़ादी के बाद सभी लोगों का एक टीम बनाई गई और सभी को भेजा गया सभी देशों में जहाँ पे किसी कानून के माध्यम से शासन व्यवस्था चल रही है, और उस व्यवस्था को पढ़ करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आने के लिए बोला गया। और सभी लोग जो हैं ये इस चीज़ को लाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि संसद की व्यवस्था हम कहाँ से लिए हैं, कैबिनेट की व्यवस्था जो है हम लोग किस संविधान से लिए हैं, ये सारी चीज़ें। तो सभी लोग गए, जिनको बनाया गया समिति मेंबर, वो जाते हैं और अन्य देशों से जो है ये सारी ज्ञान प्राप्त करके लाते हैं, और बाबा साहब भीमराव बैठ करके उसकी लेखन की प्रक्रिया को पूर्ण करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मस्तिष्क ऐसा है कि एक बार जो चीज़ें छप जाती है वो मिटती नहीं थी। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक और उपलब्धियां मैं आपको बता दूं कि ये संविधान जो है एक समय जो है अंग्रेज जो है जला देता है, कहता है कि जहां मैं शासन किया हूं वहां भारतीयों का अपना संविधान नहीं रहेगा, हमारा ही संविधान के थ्रू कानून चलेगा। बाबा साहब कहते हैं कि तुम इसके जैसे हजारों चला दो, मैं फिर से छाप दूंगा। और बाबा साहब फिर बैठते हैं, और बाबा साहब को तो उस टाइम बताया गया था, सब लोग आकर बताया था कि ऐसे यहाँ है ऐसे वहाँ है, तो लिखे थे। और बाबा साहब ने एक बार रीड कर चुके थे और फिर से जो है संविधान के लेखन की कार्य आरंभ करते हैं और लिख भी देते हैं। तो ऐसा बातें हैं। तो इस प्रकार से आपको हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सुनने को मिलता होगा। अंततः जाकर के दिसंबर 1956 में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है, जो कि दिल्ली में है। आज इस धरती पे जो भी चीज़ है उसका अंत तो होना निश्चित है। अगला पैराग्राफ में देखिए, बस छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से हम कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहब, जो आप एक एक बात मुझे बताइएगा कि इतना बड़ा विद्वान हो, क्या एक ही पुस्तक लिखेगा? ये जो आप
पढ़ रहे हो ना स्टोरी, यह कोई कहानी नहीं है, यह स्टोरी नहीं है, ना ही कोई कविता है, यह एक निबंध भाषण है। क्या है? ठीक है, आगे मैं भी बताऊंगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण क्या है? द कास्ट इन इंडिया, आपसे पूछा गया आपकी एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि द कास्ट इन इंडिया किसका रचना है, किसका भाषण है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं? सही उत्तर का चयन करें। द एयर मैग्नीज्म, ठीक है, सॉरी, देयर मैग्नीज्म, ओके। जेनेसिस एंड्स डेवलपमेंट, द अनचेबल्स, हु आर दे, सॉरी, हु आर सुद्रज, ठीक है। सुद्रज, ये नाम आप नया सुन रहे होंगे, शूद्र। देखिए, पहले बहुत पहले इस व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया था। क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये बांटा गया था, ये कार्य की सुविधा के लिए बांटा गया था। चलिए, अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। इतना चीज़ें अगर आपसे बताने लगूँ ना, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पे मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ ना, तो ये लेक्चर 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। बट आपके लिए लिमिटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बुद्धिज़्म एंड, इनका अगला रचना है बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। बुद्धा एंड हिज धम्मा। धम्मा क्या है? अब बौद्ध धर्म अगर पढ़ना होगा आपको इतिहास में, कभी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, प्रिय मैं बता दूं कि अगर आपका भी इच्छा होगा CHS के लिए प्रिपरेशन करना, एक अच्छी स्कूल में पढ़ना, तो आप हमारे द्वारा हम संचालित क्लासेस कोर्स में जुड़कर आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। बाकी जानकारी आप चैनल्स के थ्रू देख कर ले सकते हैं। थॉट्स ऑन, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू, ये सब इनकी रचना है। वीमेन, ठीक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एकदम फेमस रचना है, ये पूछा गया एग्जाम में। आदि, बस इतना जान लो। हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मयन भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मयन नाम से, वाङ्मयन, ठीक है, नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि कितने खंडों में, तो 21। अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो 21 कहना तो सही नहीं है। कितने? 21। अब कुछ अलग सुना रहा होगा तो उसके लिए क्षमा करना। 2 और 1, 21, ठीक है। चलो, हम बिहारी गए ना, 21, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं। चलिए, बस यहीं बचा है, एक और पैराग्राफ है, बस उसके बाद लेखक रचना खत्म होगा, मैं टॉपिक पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललित सिंह यादव द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ किया गया है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, इनका एक विख्यात भाषण है जो ये लाहौर में देने वाले थे वार्षिक सम्मेलन के समय 1936 में, ठीक है। जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन हो रहा था लाहौर में, जो 1936 में देने वाले थे रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति ना बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। तो इसका हिंदी में रूपांतरण देखिए, हमारा सौभाग्य कितना है कि ये जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ललित सिंह यादव का ये उपकार मानिए या जो भी, उन्होंने हिंदी में इसका रूपांतरण किया। ललई सिंह, ललित नहीं कहना, ललई, और जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ देखेंगे कि यहाँ सिंह भी है और यादव भी है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो डियर, इसके पीछे का लॉजिक मुझे भी नहीं मालूम है, और मैं आज तक नहीं, बहुत पहले से मैं सूरज कुमार ही लिखते आ रहा हूँ, और शायद संभवतः मैं कुमार के अलावा कुछ और ना लिख सकूँ अपने नाम के आगे या पीछे।
हमसे हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि भाई तुम्हारा टाइटल क्या है, पूरा नाम मतलब टाइटल क्या है। देखो एक बार बात हुआ कि जब हम नए नए एंट्री किए ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हमसे पूछे अब जाओगे, पहले पहले तो संगति तो बनेगी ना। पूछे हमारे से हमारे जो क्लासमेट थे, हेलो भाई आपका नाम क्या है। मैं कहा कि सूरज कुमार। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बताया फलाना तिवारी। मैंने कहा चलिए ठीक है, और कुछ बात हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो मैंने कहा कि पूरा नाम मतलब हाँ। तो उसके कहने का भावार्थ यही था कि तुम लास्ट में जो टाइटलवा लगाते हो ना, वो टाइटलवा बता दो कि जिससे हम मालूम कर सकें कि तुम किस कास्ट से हो। तो मैं एक बात सीधे कहा, भाई मैं तो सूरज कुमार ही बोलता हूँ और मेरा यही पूरा नाम है। तो उसने उस टाइम कुछ नहीं बोला, और अभी जो है दोस्ती गहरी हो गई है, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये इस तरीके से अभी भी लोगों के अंदर वो भेदभाव चल रहा है, कम हुआ है लेकिन संपूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा तो बात नहीं है कि आज वह ग्रेजुएशन करने जा रहा है और इस निबंध को इस बाबा साहब के बारे में वो ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समर्थक हैं जो बहुत ही गलत विचार के लोग हैं, ठीक है। परंतु इसकी क्रांतिकारी आयोजक ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। बाद में बाबा साहब ने इससे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। किसको? यही जो जाति तोड़ मंडल में जब देने वाले थे इस भाषण को, तो इसको बाद में जो है बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे देते हैं। किसका? स्वतंत्र पुस्तिका। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन विशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्राकृतिक पर भी यहाँ एक भ्रातृविवेता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद थे। लेखक के परिचय के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके कहानी के ऊपर, इसके बारे में जो बाबा साहब लिखते हैं। बाबू चलो यहाँ से हम आरंभ करते हैं। ये आपका टॉपिक है जाति प्रथा श्रम विभाजन, ठीक है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा। श्रम समझते हो कौन? वो लज्जा नहीं, श्रम। वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ मत जा प्यारे, वहाँ क्यों जा रहे हो? इसके पहले तो मैं जब कैटरीना कैफ का नाम लिया तो तुम्हें शर्म नहीं आया? उस टाइम शर्म आना चाहिए कि हमारे अंदर उन सब चीज़ों को लेकर के फीलिंग है। ये बुद्ध को लेकर, जैन के जो महावीर हैं, कबीर, रहीम, इनके लिए हमारे अंदर कुछ फीलिंग नहीं आती। उनके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं उनका भी फैंस बनूँ, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बट वो सारी चीज़ें आती हैं। डियर स्टूडेंट, ये श्रम वह है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब हिंदी की बातें चल रही है तो इंग्लिश में कहना भी ठीक नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ वो श्रम क्या है। कार्य को, मतलब जो हम लोग अपना कार्य करते हैं, ठीक है, वही श्रम कहलाता है, ठीक है। तो श्रम का विभाजन और जाति प्रथा। ये जाति प्रथा इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया श्रम के विभाजन के लिए। अब यहाँ के इनके कहने का तात्पर्य यह है, पोषकों का जो है कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम जाति प्रथा को बरकरार नहीं रखें तो जो कार्य है वो कार्य कैसे चलेगा और समाज एक अच्छे ढंग से कैसे चल पाएगा। यानी कि कहने का तर्क इनका यही है बस कि अगर कोई नाई है, अगर उसके
के साथ जाति भेदभाव ना किया जाए तो आगे चलकर अगर वो शिक्षित हो जाता है या दूसरे कर्म को अपना लेता है, दूसरे कार्य को अपना लेता है, तो फिर अन्य लोगों का बाल कौन काटेगा, दाढ़ी कौन काटेगा। अगर कोई बढ़ई है और इस चीज़ों से वो उभर जाता है तो आगे चल कर के बढ़ई का कार्य कौन करेगा। इन तरीकों के समर्थन जो है मिलते हैं। बाकी हम लोग टॉपिक पढ़ते देखते हैं क्या है। मैं आपको अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना समझ रहे हो ना, मुझे उम्मीद है समझ रहे हो। तो इस युग में भी जातिवाद जो है उसके पोषकों, पोषक मतलब होता है समर्थक, सहयोगी, उसके बारे में कहना। अब समर्थक मतलब अगर मैं बात कर लूँ कि आप राम भक्त के समर्थक हैं, यानी कि राम के बारे में आप उल्टा सीधा नहीं सुन सकते हैं। वो सत्य है, वो सही है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके कुछ बताना। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आप यहाँ से गलत चीज़ें ना जोड़ेंगे, ठीक है। मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में अभी दूसरा एग्जाम्पल बन भी नहीं रहा है। तो पोषक मतलब समर्थक होता है, समझ जाइए। तो जातिवाद के लिए समर्थक की कमी नहीं है, पोषकों की कमी नहीं है, भर के पड़े हुए हैं कि जातिवाद होना चाहिए समाज में। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। असमर्थन करने का तरीका इनका देखिए। समर्थन का एक आधार यह कहा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक मॉडर्न युग में, मॉडर्न सोसाइटी में कार्य कुशलता के लिए, कुशलता मतलब होता है कि अच्छे से कार्य हो जाना, ठीक है, कुशल, खुशी पूर्वक, कुशल पूर्वक हो जाना के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। यानी कि आधुनिक समय में श्रम विभाजन यानी कि कार्यों का विभाजन के लिए, कार्यों का विभाजन आवश्यक माना गया है। आज आप नगर निगम में देख रहे होंगे कि कूड़ा उठाने का कार्य किसका है? छोटे जो कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनका है, ठीक है। खैर, आज कुछ हद तक यहाँ भी आ गया कि कोई भी उसमें कार्य करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसमें तो तनख्वाह भी अच्छी खासी है और भारत में बेरोजगारी तो भरमार पड़ी है, तो हो जा रहा है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा देखेंगे रेशियो तो उसी का है, तो ये कार्य के लिए जो है आवश्यक है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जायज़ है कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा है। जाति में विभाजन भी हम लोग इसीलिए किए हैं ताकि कार्य जो है अच्छे तरीके से हो सके, जिसका जो कार्य रहे वही कार्य करे, ताकि वह कार्य जो है बाधित ना हो। और श्रम विभाजन भी इसीलिए किया गया है कि जो कार्य है और जिस जाति के लिए जो कार्य बनाया गया है वही जाति के लोग उस कार्य को करें, ठीक है। तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, यही बात है। अगला लाइन देखिएगा कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। देखिए, चलिए मैं बताता हूँ कि श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। यानी कि ये जो आज का सभ्य समाज है इसके लिए श्रम विभाजन निश्चित ही आवश्यक है। अब आवश्यक क्यों है? ताकि कार्य कुशलता से हो सके। कार्य कुशलता से होने का रीज़न मैं बता दूं, वहीं कि अगर कोई बड़ा जाति का है तो पढ़ाई लिखाई करे, बड़ा पद को प्राप्त करे और वो अपना वो कार्य करे। कोई छोटे जाति का है
तो जो कार्य है उसका बाल काटने का, कूड़ा बीगने का, कचरा साफ करने का, वो अपना कार्य करे। ये कार्य जो है समाज में कुशलता पूर्वक चलता रहे, इसके लिए जो है श्रम विभाजन जो है एकदम से आवश्यक है। तो वही कहता है कि परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। ठीक है। भारत के जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, हमारे इंडिया की ये जो जाति प्रथा है इसकी और एक करे, ठीक है, क्या है विशेषता, क्या है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। अब अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, इसका मतलब अस्वाभाविक मतलब समझते हैं कि अगर उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी फीलिंग है शिक्षा ग्रहण करना, और आप अगर छोटे जाति के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। स्वभाव मतलब समझते हैं, नहीं कहा जाता है कि बच्चा का स्वभाव बचपन ही में ही पहचान में आ जाता है कि तुम क्या करोगे। ऐसे अक्सर दादाजी लोग कहा करते होंगे आपको जब आप बदमाशी किया करते होंगे। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि भारत की जाति प्रथा का एक और विशेषता है, वह विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता। पहला लाइन बताया कि यह अस्वाभाविक विभाजन करता है, और अगला कह रहा है कि यह मात्र यहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देता है। अब यहाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, अभी थोड़ा इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं। हाँ, चलिए, यहाँ ये कह रहा है कि ये तो अस्वाभाविक विभाजन तो करता है, यानी कि उसका स्वभाव है कि वह इंजीनियर बने। क्या बने? इंजीनियर बने, टेक्निकल चीज़ों में काम करे, अच्छे अच्छे चीज़ें की जो बनाए, मैकेनिक मशीन वगैरह बनाए। लेकिन अगर वो बढ़ई के घर में पैदा हुआ है, बढ़ई के घर में जन्म हुआ है, तो लकड़ी का ही कार्य करेगा, पलंग ही बनाएगा, बेड ही बनाएगा ना। ये ही करता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन। और यह यहीं तक सीमित नहीं रहता, यह आगे बढ़ता है। लाइन आप पढ़े होंगे, ये आगे बढ़ता है बल्कि विभाजित वर्गों को, यानी कि अगर यहाँ तो विभाजित हो गया है कि तुम बढ़ई हो तो बढ़ई का कार्य करोगे। इंजीनियरिंग तुम कैसे पढ़ सकते हो भाई? नहीं पढ़ सकते। तुम पायलट कैसे बन सकते हो? नहीं बन सकते। तो ये तो बांट दिया गया है। वो तो बड़े जाति के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे, वो कार्य करेंगे, तुम अपना कार्य करो भाई, बढ़ई हो बढ़ई वाला कार्य करो। लेकिन फिर यहाँ तक नहीं, ये विभाजित वर्ग जो है इसमें कि बड़े जाति के लोग जो हैं वो पायलट बन रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, और तुम बड़े ही हो तो काठ के कार्य कर रहे हो, लकड़ी की। तो आप दोनों में उच्च नीच का जो है भेदभाव किया जाएगा, इसका करार देता है कौन? जाति प्रथा। यही श्रम विभाजन जो है ये करार देता है कि मैं तो बड़ा जाति का हूँ, तुम तो छोटे जाति के हो, इसलिए तुम बढ़ई का कार्य कर रहे हो, तुम नाई का कार्य कर रहे हो, बाल काटने का कार्य कर रहे हो। मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़े कार्य कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं मेडिकल कर रही हूँ, मैं पायलट बन रही हूँ, मैं पायलट बन रहा हूँ। ये किसका देन है? ये जाति प्रथा का ही देन है और किसी का देन नहीं है। अगला पढ़ोगे कि जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, यह हमारे भारत में पाया जाता है, बाकी विश्व के किसी भी समाज में, सोसाइटी में नहीं पाया जाता है। चलो डियर, अगला लाइन की ओर बढ़ते हैं और अगला लाइन देखते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, बल्कि अस्वाभाविक विभाजन है। अब स्वाभाविक क्या होता है, इस पे अगर मैं बताऊं तो फिर बार बार एक ही शब्द को एक्सप्लेन करना अच्छा बात नहीं है। आप क्लास 10th में हैं, कोई इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे
क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। क्योंकि ये जो है मनुष्य का रुचि, आपका रुचि अब देखो, अब रुचि मैं नाम ले रहा हूँ तो किसी लड़की के नाम मत समझना। रुचि इंटरेस्ट, ठीक है, हो गया इंटरेस्ट। तो क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि अगर मनुष्य का स्वभाव है कि वह डांसिंग करना चाहता है और आप उसको उससे गाना गवाइए, सिंगिंग कराइए, वो करेगा क्या? कभी करेगा नहीं करेगा। उसको कहिएगा पढ़ो तुम, वो पढ़ेगा क्या? कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसका वो रुचि है ही नहीं, उसके प्रति उसमें उसका इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। आएगा तब ना पढ़ेगा, आएगा तभी ना वो कार्य करेगा। अगर किसी को गाना गाने का शौक है और उससे कहिए कि तुम डांस करो, नाचो, तो कैसे नाचेगा? घोड़ा के भांति नाचेगा, खट्टर खट्टर बजाएगा, डांस थोड़ी करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें उसका रुचि नहीं है। तो ये है जाति प्रथा, ये देता है। अगला पढ़ोगे कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कुशल यानी कि एक योग्य, एक परिपूर्ण व्यक्ति, एक सक्षम श्रमिक। सक्षम मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हो, मतलब किसी भी नहीं, मतलब किसी कार्य को करने के लिए सक्षम हो। श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, यानी कि ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक यही है कि उस समाज में रह रहे व्यक्ति का, यानी कि उस समाज में रह रहे नव युवक को क्या किया जाए, उसके क्षमता, उसकी कैपेसिटी जो है ना, उसकी क्षमता को इस सीमा तक, यानी कि वहाँ तक जो है उसका विस्तार किया जाए, विकास किया जाए, उसकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए, जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। जो कि आज के बच्चे, हम, आप, हमारे दोस्त, हमारे से छोटे भाई, हमसे बड़े भैया जो है करते हैं। यानी कि पहले तो हम लोगों को क्या किया जाता है, हम लोगों को हमारी मम्मी जो है सिखाती है, हमारे पापा सिखाते हैं, हमारी दादी जी सिखाती है, हमारे दादा जो सिखाते हैं कि बड़े को आदर करना चाहिए, बड़े जहाँ दिखे उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर बड़े आ रहे हैं आपके पास, खड़े हो जा रहे हैं, अगर आप बैठे हैं तो खड़े होकर के कुर्सी दे देना चाहिए। बड़े से ऊंची आवाज़ों में बातें नहीं करना चाहिए, हमें तो ये सिखाया जाता है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, जो कि सरकारी स्कूल गवर्नमेंट की है, क्योंकि हम मिडिल क्लास की बातें करते हैं। बड़े लोगों की तो भाई बातें अलग है, वो बचपन से ही प्ले स्कूल में रख देते हैं। उस बच्चा को माँ का प्यार ही नहीं मिलता है, कोई और औरत जो है उसे खिलाता है, उससे बजाता है, उससे चुप कराता है। तो वो बात छोड़ो, ठीक है, जहाँ प्यार भरी ममता माँ का मिले वहीं बात करते हैं हम। तो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, वहाँ से हम लोग सीखते हैं। वहाँ पे हमारे पेरेंट्स का कहना है कि इसको हम आदत लगा रहे हैं कि अभी स्कूल में बैठे, सीखे। तो फिर वो बड़ा होता है 6 साल का, तो स्कूल में नाम लिखाया जाता है सरकारी स्कूलों में, 6 साल का, पहला क्लास में, 1 में। और तब वह स्कूल जाता है। ऐसे इसकी स्कूलिंग चलती है, प्राथमिक शिक्षाएँ चलती है। 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास तक वो पढ़ता है सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा कथित सिलेबस के अनुसार। जब बच्चा 10th पास करता है, आप भी जब परीक्षा देकर आएंगे तो आपके पास अनेकों ऑप्शन खुलकर आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं? क्या आप इंजीनियरिंग, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? क्या आप अन्य किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं? IAS, IPS, SP, DSP, DIG, STM, DSP बनना चाहते हैं? तो आप क्या चीज़ का चुनाव करना चाहते हैं? तो यहाँ तक आपकी पूरी क्षमता का विकास कर दिया जाता है।
आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके गुरुजनों के द्वारा, कि आप अपना निर्णय स्वयं ले सकें और आप अपने रुचि को पहचान सकें। फिर आप अपना रुचि वहाँ मत चले जाना अगर किसी का नाम होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने इंटरेस्ट को पहचान सकें कि हम किस में सबसे बेहतर कर सकते हैं, हम किस चीज़ में सबसे अच्छा कर सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। यही क्षमता विकसित करने के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि इस तरीके से क्षमता को विकसित किया जाए, समाज में जी रहे व्यक्तियों को। तो आपके लिए विकसित आपको किया जाता है। जब आप 10th पास करके आएंगे तो आप कहेंगे कि मुझे तो आर्ट्स लेकर पढ़ना है, कोई कहेगा मुझे तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करना है तो मैं तो साइंस लेकर ही पढ़ूंगा, कोई कहेगा मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है और बैंक सेक्टर में आगे बढ़ना है तो वो कॉमर्स लेकर के आगे बढ़ेगा। तो ये होता है, आपको यहाँ तक ला दिया जाता है कि आप अपने चीज़ों को पहचान सकें और उस पर खड़ा उतर सके। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है, अब दूषित मतलब होता है यानी कि दोषपूर्ण, ठीक है, कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि इस में मनुष्य के प्रशिक्षण, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कुछ इस प्रकार चाहते हैं कि व्यक्तियों के विचारों को विकसित किया जाए, लेकिन इस समाज का प्रथा ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, आपके माता पिता जो कर रहे हैं बाबू, आपको भी वही करना होगा। आपका रुचि किसी चीज़ में क्यों ना हो, हमको हमारे समाज को उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आप आज नाई हैं और आप बाल काटना छोड़ करके डीएसपी कलेक्टर बन जाइएगा तो फिर हमारा बाल कौन काटेगा? इस प्रकार का समाज उस टाइम था। यहाँ तक ये होता था कि बच्चा पेट में माँ के पल रहा है, गर्भ में है, और उसका तय है कि ये तो बढ़ई के घर में जन्म ले रहा है, ये तो नाई के घर में जन्म ले रहा है, ये तो शाह के घर में जन्म ले रहा है, या तो यादव के घर में जन्म ले रहा है, तो दूध दही ही बेचेगा, भैंस को ही चराएगा, ये बढ़ई का ही कार्य करेगा, बेड बनाएगा, चौकी बनाएगा, टेबल बनाएगा लकड़ी का। तो ये गर्भ से ही निर्धारण कर दिया जाता था। कब? जिस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं तब। तो ये समाज कुछ इस प्रकार से जो है ये करता है निर्धारित। इतना खत्म समाज था। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको कहना पड़ रहा है। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वैसे आपको यूट्यूब पे अनेकों वीडियो इसकी मिलेंगे। बस कहेंगे सभी का कहना है कि चलिए मैं सारांश प्रकट कर रहा हूँ। आप सारांश प्रकट करके बच्चों के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं? बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दे, एक एक लाइन पढ़िए, उसको एक्सप्लेन करिए, तब हुआ ना पढ़ाने का मतलब। अब हम खुद ही पढ़ लें और खुद ही समझ करके 2-4 लाइन लिख कर आएँ और वही चीज़ें बता दें, इससे क्या विकसित होगा? क्या क्षमताएं विकसित होगी बच्चे के अंदर? कुछ नहीं। चलिए बाकी आप लोग बताएंगे कि ये क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको। चलिए, जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यानी कि ये जो जाति प्रथा पेशा है दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। डियर प्यारे स्टूडेंट, आज हमारा अगर इच्छा होगा, यानी कि जैसे कि मैं बताया कि अगर 10th के बाद अगर आप 12th में साइंस ले लेते हो और अगर आपको बाद में इच्छा ये हो जाती है कि मैं ग्रेजुएशन अगर
बीए से करूँ ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स से, और उसमें भी ज्योग्राफी ऑनर्स करने की हमारी बहुत इच्छा हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप उसके लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो, स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आइए, आपका स्वागत करेगा वही स्ट्रीम कि हाँ आइए। लेकिन 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 ये पहले का समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। आप जिस पेशे से बंधे हो ना, उसी पेशे में तुम बंधे रहो। आज बाबू अगर कोई यादव है, कोई नाई है, तो अगर वो चाहे नाई का कार्य छोड़ करके मैं डेयरी खोल लूँ बड़ी, और सभी गांव में जो भी दूधे होती है उसको इकट्ठा करके मैं बड़े कंपनी को प्रोवाइड कर दूँ, सुधा मदर डेयरी को, तो वह कार्य कर सकता है। उसके लिए कोई बाधित नहीं है भाई, बस वह आपके अंदर वह आना चाहिए। अगर कोई यादव परिवार का है और उसे, ये तो आप अभी वो आ गया ना बाल काटने वाला मशीन, अगर उससे उसको बाल काटने आ जा रहा है, उसके अंदर वो कला है, वो एक्सपीरियंस है कि एकदम ऐसे इधर से एक साइड का उड़ा दे रहा है, इसमें चीन्हा चीन्हा कर दे रहा है, स्टाइल बना दे रहा है, तो वह अच्छे से रूम में आईना वाइना लगाकर, टेबल चेयर लगा करके और अपना कार्य को स्टार्ट कर सकता है। अभी के समय में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पहले ये समाज स्वीकार नहीं करती थी। ठीक है, छोटे, यानी कि मैं मुख्य रूप से बात करूं तो छोटे जाति के लोगों के साथ 200-300 वर्षों तक, शायद 200 वर्षों तक बहुत गलत व्यवहार किया गया है। यहीं पे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कुछ लोगों के अंदर चूल मचती है कि एससी और एसटी को इतना आरक्षण क्यों दिया जाता है। मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं दिया जाए। मैं खुद एससी और एसटी से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं दिया जाए। जो हमारे और आपके पूर्वज 100-150 साल पहले उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किए, उनके खुशी का गला घोटा गया, उनके रुचियों की गला घोट दिया गया कि आप अपने रुचि को नहीं देख सकते हैं, उसके अनुसार अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, उसका भरपाई तो हमें करना होगा। अच्छा ये बताइए कि आज आप किसी बड़े साहूकार लाला से ब्याज पे आप रुपया ले लेते हैं और आपकी, छोड़िए आपको नहीं, मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और हमारी कल होकर की मृत्यु हो जाती है, हमारी शादी हुई है और हमारे बच्चे भी हैं, बड़े हैं, तो उसकी भरपाई करेगा कौन? हमारे बच्चे करेंगे, हमारे जो पुत्र हैं वो करेगा ना। क्यों? क्योंकि हम उसके पिता हैं और हमारा जो भी संपत्ति है वो हमारे पुत्र को ही जाएगा। तो जब संपत्ति, बाप के संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार है, तो बाप के किए हुए कर्मों का पश्चाताप तो भी तुमको करना होगा ना। तो यही है, ठीक है। तो इसलिए जो है उनको आरक्षण दिया जाता है और आज वो सोए हुए हैं, उनको अपने लेवल में लाने के लिए इतना आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। बाकी अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो प्लीज़ एक बार इस पे विचार जरूर कीजिएगा और सोचिएगा, आप खुद सहमत हो जाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं हैं। अगला लाइन पढ़ते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाएं, यानी कि वह जो पेशे में बंधे हैं वह अनुपयुक्त हो, यानी कि उपयुक्त ना हो, अपर्याप्त हो, उनके लिए वह पेशे से जो आ रही है वह पर्याप्त ना हो, अपर्याप्त हो, उनके लिए कमी का कारण बन जाए। बट उससे उस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपके लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है। बस आप, समाज को इस चीज़ से फर्क पड़ता था कि तुम्हारे पिताश्री जिस पेशे में बंधे थे, आप उनके पुत्र हैं, आप उसी पेशे में बंधे रहिए, उससे आप भटक नहीं सकते हैं। अगर आप उससे भटकेंगे तो उसके लिए मैं रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे जाने के लिए भटक रहे हैं तो वो रास्ता से मैं दूर करूंगा आपको। समाज इस प्रकार की थी। आगे के, भले वो भूखे मर रहे हो, नो प्रॉब्लम। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती थी, ठीक है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक
में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जा सकती थी। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं, मतलब क्या चारा रह जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि परिस्थिति एक जैसे नहीं रहती है। आपको एक कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले, ऐसे कुछ करके, यानी कि मतलब मेरे को ये याद नहीं है कहावत। यानी कि मैं बता दूं कि अगर आप कहीं के भी निवासी हैं, अगर आप जाएंगे तो लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो आपको आज के समय में भाषा बदलता हुआ दिखेगा। भाषा का जो टोन है, लहजा है, वो बदला हुआ दिखेगा। क्यों? रीजन वाई? ओके, इस पे कोई आप सोचिएगा। लेकिन उस समय जो है आपके लिए परिस्थिति किसी भी प्रकार का हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस स्थिति परिस्थिति के कारण आप भूखे मर रहे हैं, उससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, यानी कि इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, पहले देखते हैं। यानी कि हमारे भारत के अंदर हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म का जो जाति प्रथा है, वो किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देगा, और ना ही देती है जो उसके पैतृक यानी कि पिता, पैतृक यानी कि पूर्वज पेशा ना हो, यानी कि उनके पूर्वजों का पेशा ना हो। ठीक है, भले ही उसमें वह सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, लेकिन नहीं भाई साहब, आप तो उसमें जा ही नहीं सकते। यानी कि ये पूरा का पूरा आपको मैं बता दूं तो बात यही कहना है इसमें कि आप अपने रुचि के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पूर्वज जिस पेशे में बंधे हुए हैं उसी को आप आगे बढ़ाइए, इसी में आपका भलाई है और इनका कहने का कुछ भावार्थ नहीं है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति। चलिए अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बस ये लास्ट पेज है। ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी है। ठीक है, जाति प्रथा जो है ये बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है, यही जाति प्रथा है। मानते हैं कि अगर किसी कार्य के प्रति अगर इंटरेस्ट ही ना जगे तो वह टाल मटोल की प्रक्रिया से जो है कार्य करता है। अगर आपको भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती होगी ना, यानी कि आप पढ़ने की अभिलाषा नहीं रखते होंगे, तो आपके अंदर जानते हैं क्या होता होगा। आप जाइएगा ना बुक उठाने तो लगेगा कि अरे अभी तो टॉयलेट लग रहा है, चलो करके आ जाते हैं फिर पढ़ते हैं। अब जाइएगा ना टॉयलेट करने, 5 मिनट के लिए लगा होगा ना, आप 7 मिनट लगाइएगा। ठीक है, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर निकल कर आइएगा, कहिएगा हाथ धो लेते हैं, पैर धो लेते हैं, धो लीजिएगा। अब कहिएगा सूख जाएगा तभी ना बेड पे बैठेंगे या चेयर पे बैठेंगे तो पढ़ेंगे, तो सूखने का इंतज़ार कीजिएगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाल मटोल करने की आदत आप डालेंगे, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। अगर यही इंटरेस्ट आ जाए तो आप तब तो छप्पड़ फाड़ नंबर आप लाइएगा। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। ओके, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है। स्वेच्छा यानी कि स्वयं की इच्छा क्या होती है? स्वेच्छा होती है। यानी कि मैं नहीं कह रहा आपको कि अगर आपकी जो इच्छा है उस पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर तो उस पर करता है आपके पूर्वज किए क्या है, आपके पूर्वज किस पेशा से गठित हैं,
ये उस पे निर्भर करता है, आपके स्वेच्छा पे, आपके स्वयं की इच्छा पे यह निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। उसका व्यक्तिगत जो है भावना, उसकी फीलिंग, व्यक्तिगत रुचि, उसकी इंटरेस्ट का कोई स्थान नहीं है। स्थान तो सिर्फ उसी का है जो आपके पूर्वज किए हैं, पूर्वज जिस पेशे से गठित है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके मस्तिष्क में बैठे। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यानी कि इस लाइन का कहने का तात्पर्य है, यानी कि इस लाइन से बाबा साहब कह रहे हैं कि आज के समय पे अगर इस आधार पे यह स्वीकार करना पड़ेगा, किस आधार पे, कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ कार्य नहीं कर सकता है, अपने भावना से कुछ कार्य नहीं कर सकता है, अपने स्वयं की इच्छा पर निर्भर कुछ कार्य नहीं कर सकता है, तो इस पे आपको यही ना स्वीकार करना होगा, या आपको यह देखने को भी मिल रहा होगा कि उद्योग में गरीबी, यानी कि अगर उद्योग के कारण अगर गरीबी है या उत्पीड़न है, यह इतनी बड़ी समस्या मनुष्य के लिए नहीं बन रही है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को समझ रहा है कि मैं अगर इस कार्य को नहीं कर रहा हूं तो मेरी लगन जिस कार्य के प्रति, अगर उस कार्य को मैं करूंगा तो मेरा गरीबी यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति इसको उतनी बड़ी समस्या नहीं मान रहा है जितनी बड़ी यह मान रहा है कि निर्धारित कार्य को ही अरुचि के साथ, यानी कि बिना इंटरेस्ट के साथ, बिना रुचि के साथ करना पड़ रहा है। ओके, एक मिनट डियर, ठीक है, करना पड़ रहा है। जस्ट वेट। बस थोड़ी सी और क्लासेस है, मैं करके अभी निपटा देता हूँ। करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये रही आपका विवशतापूर्वक, ठीक है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। वही मैं बात बता हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो उसको आप टाल मटोल के कार्य करेंगे। टाल मटोल, जो एग्जाम्पल मैं आपका ही दिया हूँ। ऐसी स्थिति में यहाँ काम करने वाले का ना दिल लगता है ना दिमाग। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अब जहाँ पे दिल और दिमाग ही ना लगे वहाँ पे किसी भी कार्य को कुशल पूर्वक कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके स्वेच्छा के अनुसार कार्य नहीं है, उसके व्यक्तिगत भावना से उत्पन्न वह कार्य नहीं है, वह अरुचि के साथ वह कार्य कर रहा है, वह विवशतापूर्वक कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह समाज उसको करने ही नहीं दे रहा है। अतः यह विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, ठीक है। आर्थिक पहलू, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यानी कि उसका जो स्वाभाविक प्रेरणा रुचि है, यानी कि उसका स्वभाव में जो प्रेरणा की रुचि है, वह आत्मा की जो शक्ति है, और वह शक्ति जिस चीज़ के लिए बनी हुई है और वह उसमें वह झोंकना चाहता है, वह उसको दबा देता है। यानी कि अगर आपकी शक्ति हो, आपकी इच्छा होगी मैं आगे चलकर कलेक्टर बनूं, अगर आपको इसके लिए, अगर आपके पिताजी कहें कि नहीं मैं तो आपको डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो आप अपने शक्ति को उस डॉक्टर बनने के लिए नहीं झोंकेंगे, नहीं जी जान लगाएंगे। लेकिन अगर वहीं पिताजी आपके कह दे कि ठीक है बेटा चलो जाओ तुम करो आईएएस की प्रिपरेशन, डीएम की तैयारी, तो आप अपनी पूरी जान लगा दीजिएगा, शक्ति लगा दीजिएगा, क्योंकि वह आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, और उसको अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, हद तक लड़ सकते हैं। यही है
हमारा और आपका इच्छा शक्ति। ओके, बस ये लास्ट पैराग्राफ है, बस कंप्लीटेड आपका आज का ये। ठीक है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। कौन? बाबा साहब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं उनके बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना, किनके द्वारा? बाबा साहब के द्वारा, सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? आदर्श समाज क्या है? यानी कि बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को सुने, हमारे बातों को यहाँ तक, तो आप तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई तुम जाति के विरुद्ध हो तो फिर तुम हो किसके पक्ष में? अगर तुम जिसके पक्ष में हो, क्या वो आदर्श समाज बना सकता है? क्या वो आदर्श समाज होगा? तो सुनिए बाबा साहब भीमराव का उत्तर। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यानी कि भाई भाई बनकर रहें, ये छोटे बड़े ऊंच नीच छुआछूत की भावना से दूर रहें, इसमें ना पड़े। ठीक है, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। ऐसे समाज को बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध करने रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रित की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी कि चाहते हैं कि संपूर्ण रूप से वह भाईचारा ये चाहते हैं कि जिसमें दूध पानी के मिश्रण जैसा वो भाईचारा हो। जैसे कि दूध में पानी अगर मिला दिया जाता है तो यह कोई नहीं पकड़ पाता है कि इसमें दूध कौन है तो पानी कौन है। इस तरीके से ये समाज को बनाना चाहते हैं, जिसका ये दूसरा नाम देते हैं लोकतंत्र। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम भी है। प्यारे 1 मिनट वेट करना। चलो डियर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपना चार्जर लाने गया था क्योंकि पीसी जो है हमारा डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपना एक समाज है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। यानी कि हमारे जो साथी हैं, हमारे समाज में जी रहे लोग हैं, जिनके साथ हम जी रहे हैं, उनके प्रति हमारा श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या है कि इनका आदर्श समाज है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कुछ इस प्रकार से समाज को चाहते हैं। अब बाबू देखो, ये टॉपिक तो हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। यहीं पे होता है द एंड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये स्टोरी। ओके, क्या होता है? द एंड होता है। ओके, मैं ठीक है। अब देखिए, आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन कैसे कराइएगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन मैं कैसे दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको कैसे दे रहा हूँ, मैं लिख दूँ पहले आपको। अभी आपको मैं जैसे कि बताया कि इसमें ही आपको ऑब्जेक्टिव और आपको सब्जेक्टिव।
अगला लेक्चर जो होगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि बड़ा हो गया, मैं तो सोचा कि इसमें छोटा ही रहेगा, लेकिन ये तो हो गया बड़ा। ठीक है, क्या हुआ, बड़ा हो गया, बट नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो गया। तो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें आपको पूरा का इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये जो आपको क्वेश्चन है, आप पहले अपने अंदर क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करने का कोशिश कीजिएगा। ये लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, इन सभी क्वेश्चन का हैंड रिटेन नोट्स जो है कल हम आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी प्रोवाइड कर देंगे, और फिर ये भी बता देंगे कि आपको ये हैंड रिटेन नोट्स जो है कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एकदम से। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँगा आपके पास खड़ाक से पहुँचे वो नोटिफिकेशन, और आप लेक्चर को अटेंड करें और आप क्वेश्चंस को भी देखें कि सर ने क्वेश्चन जो लिखा है वो क्या क्या है। भाई एकदम लाजवाब है क्वेश्चन, क्या है, एकदम लाजवाब रहेगा क्वेश्चन, आप देखना। मैं हमारा शायद खुद ही हिंदी में 80-85 नंबर हैं। ठीक है, ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, बट मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका और हमारा साथ तब तक रहेगा जब तक ये अब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आपको जो है सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो आज के लिए फिर हम इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और नए टॉपिक तो नहीं, इसी टॉपिक के साथ बचे हुए कुछ पार्ट में, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं आई, क्या आपकी डिमांड है, क्या आपकी हमसे अपेक्षा है। तो आज के लिए सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, बाय बाय हमारे प्यारे डियर क्यूट स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।